दोस्तों ये कहानी है एक सुपरमार्केट में काम करने वाले एम्प्लॉयज की, जिनमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतने का इतना बड़ा कीड़ा होता है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम बिल्लू बेलदार को देखते हैं, जो कि एक सुपरमार्केट में गत्तों को इधर उधर रखने का काम करता था, क्योंकि इसके अलावा उसे कुछ और आता नहीं था। बिल्लू बेलदार एक बहुत बड़ा कामचोर और आलसी था और उसने अपने ही जैसे 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक खोपचे में आराम करने की जगह बना रखी थी, जहाँ पर वो लोग ताश खेलते थे और इस जगह के बारे में उनके अलावा और किसी को भी नहीं पता था। हम देखते हैं कि बिल्लू बेलदार अपने सभी साथियों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था और सभी लोग उसे भी पसंद करते थे, सिवाय इस पप्पू रॉकेट नाम के आदमी के, क्योंकि ये खुद को इन सभी का बाप समझता था। दरअसल इसके हाथ इतने तेज चलते थे कि ये घंटों का काम मिनटों में निपटा देता था, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ चुका था और इसी के चलते ये बाकी लोगों को अपने झांट के बाल बराबर समझता था। ये बस पूरे महीने अपने बॉस का पिछवाड़ा चाटकर उसको खुश करने में लगा रहता था, जिससे उसको ये गोल्ड स्टार वाला स्टिकर मिलता था और इसी वजह से अपनी 17 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन चुका था। आगे उनका बॉस सभी के सामने अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनता है तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर ये नई नवेली मारुति 800 दी जाएगी। लेकिन सभी को पता था कि ये इनाम पप्पू रॉकेट को ही मिलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा बॉस का पिछवाड़ा और कोई नहीं चाट सकता। फिर ऐसे ही एक दिन स्टोर पर एमी मसालेदार नाम की एक नई कैशियर आती है, जो कि दिखने में एकदम कड़क माल थी। वहीं बिल्लू बेलदार उसे देखते ही दुम हिलाता हुआ उसके पास आता है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। उधर एमी भी उसकी बातों में आने लगी थी, पर तभी पप्पू रॉकेट वहाँ पर आता है और वो एमी से कहता है कि मैं अब तक 17 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन चुका हूँ और ये बिल्लू बेलदार यहाँ पर सिर्फ मजदूरी और साफ सफाई करता है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें स्टोर घुमाता हूँ। वहीं सबसे बिल्लू बेलदार को बहुत बुरा लगता है, तो वो अपने दोस्त को एमी की पूरी जानकारी निकालने को कहता है। वहीं उसका दोस्त वहाँ से 2 चॉकलेट चुराकर उसे मैनेजर को रिश्वत के तौर पर देता है, जिसके बदले में वो उसे एमी की पर्सनल फाइल निकाल कर दे देती है। आगे उस फाइल को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि एमी जिस स्टोर पर पहले काम करती थी, वहाँ का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी उसकी घोड़ी बनाकर लेता था। अब ये सुनकर बिल्लू बेलदार कहता है कि मुझे भी एमी को किसी भी हालत में घोड़ी बनाना ही है, जिस काम को करने के लिए वो इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने का फैसला करता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो हर बार पप्पू रॉकेट ही बनता था। लेकिन अपना बिल्लू बेलदार इसको लेकर काफी सीरियस था, जिसके चलते वो सुबह टाइम पर उठ जाता है और सबसे पहले स्टोर पर पहुंच जाता है। लेकिन ये चीज भी उसके लिए काफी नहीं थी, क्योंकि अपने बॉस को पटाने के लिए पप्पू रॉकेट उससे भी 2 घंटे पहले पहुंचा हुआ था। अब बिल्लू बेलदार को कैसे भी करके अपने बॉस को पटाना ही था, जिसके लिए वो अपने दोस्त से स्टोर में कचरा फैलवा देता है और बॉस को इशारा करके कहता है कि इस कचरे को साफ करने मैं ही जाऊंगा। लेकिन तभी पप्पू रॉकेट भी उसे साफ करने वहाँ पर आ जाता है, जिस दौरान वो दोनों रेस लगाते हैं कि कौन पहले जाकर उस कचरे को साफ करेगा। उधर बिल्लू बेलदार कुत्तों की तरह भाग रहा था, तो वो एक सामान उठाने वाली मशीन से टकरा जाता है। वहीं पप्पू रॉकेट उससे पहले वहाँ पर पहुंचकर कचरे को साफ करने लगता है। जो सब करते हुए उसका बॉस उसे देख लेता है और आज के दिन का गोल्ड स्टार उसे मिलता है। फिर उसी शाम बिल्लू बेलदार एमी से कहता है कि आज रात को हम सभी पार्टी करने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? एमी कहती है कि नहीं यार, मैं तो पप्पू रॉकेट के साथ डिनर पर जा रही हूँ। अब ये सुनकर वो पप्पू रॉकेट के पास जाकर उससे चिपकने लगता है और इसी दौरान वो उसका पर्स चुरा लेता है। फिर उसी रात पप्पू रॉकेट एमी मसालेदार के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो उसे अपना पर्स नहीं मिलता। पर उस साले की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस रेस्टोरेंट की वेटर उसकी दोस्त निकलती है, जिस वजह से वो बच जाता है। आगे वो एमी को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे दबा दबा कर चूसने की कोशिश करता है, पर एमी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुपरमार्केट में एक बच्चा गुम जाता है, लेकिन उसको सबसे पहले पप्पू रॉकेट ढूंढ कर लाता है और उसे उसकी माँ को सौंप देता है, जिस वजह से आज के दिन का गोल्डन स्टार भी उसे ही मिलता है। आगे हम देखते हैं कि कल रात वाली हरकत से एमी उसे नापसंद करने लगी थी, लेकिन पप्पू रॉकेट हार नहीं मानता और उससे चेप होने की कोशिश करता है। वहीं अगले दिन बिल्लू बेलदार और भी जल्दी उठकर स्टोर पहुंच जाता है और इस बार तो वो फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर पत्ते भी नहीं खेलता, क्योंकि वो तो पूरा दिन अपने बॉस की चाटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस चूतिए की किस्मत तो किल्विश के काले घोड़े से लिखी थी, जिस वजह से उसके साथ हमेशा उल्टा ही होता था। लेकिन वही पप्पू रॉकेट ऐसे ऐसे काम किया करता था, जिस वजह से उसका बॉस उससे हमेशा खुश रहता था और हर दिन उसे गोल्डन स्टार देता था, जिसके साथ ही अब उसके पास टोटल 11 स्टार हो चुके थे और इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के लिए उसे बस 5 स्टार और चाहिए थे। वहीं अपना बिल्लू बेलदार तो अब तक 1 स्टार भी नहीं कमा पाया था, जिस सबसे उसे समझ आ जाता है कि बॉस का पिछवाड़ा चाटने की कला उसके अंदर नहीं है और वो पप्पू रॉकेट के होते हुए किसी भी हालत में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बन सकता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बुढ़िया एक बड़े से ताबूत को जोर लगाकर खींच रही थी। तभी बिल्लू बेलदार उसके पास आकर उसकी मदद करता है और उसे कहता है कि आपकी चूचियां तो बहुत सॉलिड हैं। अब ये सुनकर वो बुढ़िया हंसने लगती है और फिर जाने से पहले वो उस सुपरमार्केट के असिस्टेंट मैनेजर से बिल्लू बेलदार की तारीफ करते हुए कहती है कि ये आदमी बहुत ही शानदार है, इसने मेरी मदद करी और मेरी तारीफ करके मुझे
मुझे खुश भी किया। अब क्योंकि एक कस्टमर ने उसकी इतनी तारीफ कर दी थी तो इस बार का गोल्डन स्टार बिल्लू बेलदार को दिया जाता है, जो देखकर उसके दोस्त भी बहुत खुश होते हैं कि चलो इस चूतिया का खाता तो खुला। इसी दौरान वहाँ पर एमी आती है और उसे गोल्डन स्टार के लिए बधाई देती है, जिसके बाद वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए रात को डिनर पर चलने के लिए कहती है। फिर रात को बिल्लू बेलदार उसके साथ डिनर पर जाता है और फिर डिनर के बाद वो उसे मजे कराने के लिए स्टोर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। अब यहाँ पर बिल्लू बेलदार उसे जबरदस्ती चूसने की भी कोशिश नहीं करता, जो सब देखकर एमी मसालेदार को बहुत अच्छा लगता है। आगे वो अपने बाल पीछे करके उसे अपने बड़े बड़े कान दिखाती है और कहती है कि इन्हीं कानों की वजह से मैं दूर की चीजें भी आसानी से सुन सकती हूँ। फिर अगले दिन स्टोर के सीनियर मैनेजर को पता चलता है कि उसका भाई बकलोल बोना आज स्टोर पर विजिट करने आ रहा है, जो सुनकर उसकी फट जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास अभी भी स्टोर में कैशियर नहीं था। अब इस कमी को उन लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा करना था, नहीं तो बकलोल बोना उसे खूब गालियां सुनाता। फिर अगले दिन मैनेजर स्टोर के सभी एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है ताकि वो इनमें से किसी को कैशियर बना सके, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, सिवाय अपने बिल्लू बेलदार को छोड़कर। आगे वो पूरी मेहनत से कैशियर का काम करता है, जिससे बकलोल बोना भी इस तरह काम करता हुआ देखकर उसे बहुत इम्प्रेस हो जाता है, जिस वजह से आज का गोल्डन स्टिकर भी बिल्लू बेलदार को ही दिया जाता है। लेकिन इस बार उसके दोस्त उसकी कामयाबी से जरा भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था और उन्हें बार बार इग्नोर किए जा रहा था। दूसरी तरफ पप्पू रॉकेट की गींड जली पड़ी थी, जिसके चलते वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने की गींड तोड़ कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और आज के दिन का गोल्डन स्टार भी बिल्लू बेलदार को ही मिलता है। फिर एक दिन सुपरमार्केट में नया सामान आता है, जिसको रखने के लिए वहाँ पर जगह कम पड़ रही थी। तभी बिल्लू बेलदार वहाँ पर आकर मैनेजर को अपने सीक्रेट अड्डे के बारे में बता देता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला करता था। अब ये देखकर उसके दोस्त उससे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बिल्लू बेलदार उन्हें समझाने लगता है कि भाइयों हम एक नई जगह बना लेंगे और इस बार का गोल्डन स्टार भी बिल्लू बेलदार को ही मिलता है। उधर उसकी तरक्की को देखकर पप्पू रॉकेट की गींड जलकर भस्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो रात में बिल्लू बेलदार के घर में घुसता है और उसकी सारी घड़ियों को 2 घंटे लेट कर देता है, जिस वजह से अगले दिन बिल्लू बेलदार लेट उठता है और देर से स्टोर पहुंचता है, जिस वजह से आज के दिन का गोल्डन स्टार पप्पू रॉकेट जीत जाता है। लेकिन बिल्लू को पता चल चुका था कि उसकी घड़ी का टाइम इस चूतिए ने ही बदला था, इसलिए वो उससे बदला लेने का फैसला कर लेता है। जिस दौरान जब पप्पू रॉकेट बिल काट रहा था, तभी एक बूढ़ा उससे बहुत बड़ा सामान कौड़ियों में खरीद लेता है, जिसको जब पप्पू रॉकेट चेक करने के लिए कहता है तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम खुद ही वहाँ पर जाकर चेक कर लो। आगे वो देखता है कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि उसकी कार थी, जिसको देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या? पप्पू रॉकेट कहता है कि हाँ बिसड़ी के, ये कार मेरी है और बिकाऊ नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है कि पहले थी, पर अब इसे मैंने खरीद लिया और मेरे पास इसकी रसीद भी है। अगर तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने मैनेजर को यहाँ बुला, मैं उससे ही बात करूंगा। तभी मैनेजर वहाँ पर आकर बुड्ढे से बात करने लगता है, लेकिन बुड्ढा मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए मैनेजर पप्पू रॉकेट से कहता है कि देख भाई, तेरी कार उस रैक पर पड़ी थी और उसकी एंट्री भी सिस्टम में हो चुकी है, इसलिए हमें इसे अब उस बुड्ढे को देना ही पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो बुड्ढा हम पर केस कर देगा और हमें लाखों डॉलर्स का भुगतान करना होगा, जिस पर ना चाहते हुए भी पप्पू रॉकेट को अपनी कार उसे देनी पड़ती है। जिसके बाद बुड्ढा उसे मुस्कुराते हुए अपने घर ले जाता है। अब तो पप्पू रॉकेट को हर हाल में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जीतना ही था, क्योंकि अगर उसे वो नहीं मिला तो आगे उसे काम पर बस में आना पड़ेगा। फिर एक दिन जब सभी टीम के लोग एक बार में पार्टी कर रहे थे, तभी बिल्लू बेलदार के दोस्त आपस में बातें करते हैं कि बिल्लू अब हमारा यार नहीं रहा, वो तो साला एक लड़की के चक्कर में बर्बाद हो चुका है और किसी भी हालत में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना ही चाहता है। साला ये गुलाबी का चक्कर मर्दों का दिमाग खराब कर देता है। वहीं ये सारी बातें एमी मसालेदार भी सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि बिल्लू बेलदार ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं उसे गुस्से में देखकर बिल्लू बेलदार उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी एमी उसे पूछती है कि तुम किसी गलत फहमी में हो क्या? तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन गए तो मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बन जाऊंगी? ऐसा किसने कहा तुमसे? वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पर्सनल फाइल पढ़ी थी और उसमें ऐसा ही लिखा था। एमी कहती है तो तुम इसी वजह से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि तुम मेरी ले सको। मुझे तो लगा था कि तुम बाकियों से अलग होगे, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह नीच ही निकले। अगली सुबह बिल्लू बेलदार अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, लेकिन मुझे वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कैसे भी करके जीतना ही है, क्योंकि बात अब मेरी इज्जत पर आ चुकी है। अब तुम बताओ तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं? अब उसके ये दोस्त भी एकदम कच्चे में कच्चे वाले थे, तो वो उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। उधर सुपरमार्केट में एक मुकाबले की तैयारी की जा रही थी, जो हो रहा था बिल्लू बेलदार और पप्पू रॉकेट के बीच में, क्योंकि इस महीने में उन दोनों के ही 15-15 स्टार हो चुके थे और अब जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाएगा। आगे मुकाबला शुरू होता है और उन दोनों को सेम प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। अब उन दोनों में से जो भी सबसे पहले इन्हें चेकआउट करेगा वो ये गेम जीत जाएगा। वहीं बिल्लू बेलदार एमी से कहता है कि मैं तुमसे अपनी घटिया सोच के लिए माफी मांगता हूँ और आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। आगे मुकाबला शुरू
शुरू होता है और इसमें वो दोनों ही बराबर चल रहे थे, लेकिन एंड मौके में पप्पू रॉकेट उससे जीत जाता है और उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया जाता है, जिसके बाद उसे मिलती है ये चमचमाती मारुति 800। अब पप्पू रॉकेट इससे बहुत खुश होता है, पर तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड इस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है। आगे जब वो उसे सबके सामने चलाता है तो उन्हें पता चलता है कि पप्पू रॉकेट ने एक प्रोडक्ट को बिना स्कैन करे ही उसे आगे भेज दिया था, जिसके बाद उन दोनों के बिल मैच किए जाते हैं तो उन्हें पप्पू रॉकेट के बिल में से एक प्रोडक्ट मिसिंग मिलता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि पता नहीं ये भीसड़ी का ऐसी गलतियां कब से करता आ रहा है और इससे हमारे स्टोर को भी कितना नुकसान हो चुका होगा। अब ये सुनते ही पप्पू रॉकेट वहाँ से भागने लगता है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे दबोच लेता है, जिसके बाद उससे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब छीनकर उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। आगे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बिल्लू बेलदार को बनाया जाता है, जिसके बाद एमी मसालेदार उसके पास आती है और उसे दबाकर चूसने लगती है। कहती है कि आखिर तुमने कर ही दिखाया। तभी बिल्लू बेलदार उसे कहता है कि चलो जल्दी से घोड़ी बन जाओ। एमी कहती है कि भीसड़ी के चुप कर और जल्दी बता यहाँ पर घोड़ी बनूं या घर जाकर, जिसका मतलब था कि उसके बायोडेटा में सब कुछ सही लिखा था। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।